नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बीते माह उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते आई आपदा के बाद माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दौरान राज्य के लिए किसी बड़े पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बना लिया था, लेकिन इससे इतर मोदी ने अपने संबोधन में आपदा का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन प्रदेश के विकास से जुड़ी कई योजनाओं के उल्लेख से उन्होंने उत्तराखंड के सुनहरे भविष्य की भविष्यवाणी जरूर कर डाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब वक्त आ गया है कि जब पहाड़ की जवानी और पानी दोनों पहाड़ के काम आएंगे। विकास के द्वार खुलेंगे जो पलायन को रोकेंगे। राज्य में स्थापित हो रहे होम स्टे पर्यटन व्यवसाय की तस्वीर बदलने का वक्त आ गया है। युवा और महिलाओं के इस काम में भागीदारी भविष्य में उम्मीद की किरण जगाती है और आने वाले दशक उत्तराखंड का होगा। यहाँ लोगों को स्वाभिमान से जीने का अवसर मिलने वाला है। उन्होंने राज्य के विकास में महिलाओं के योगदान और सैनिकों के पराक्रम को भी याद किया। जब देशवासियों से जीवन में एक बार तीर्थ और धार्मिक स्थलों के भ्रमण की अपील की, तो उसमें भी उत्तराखंड के आर्थिक विकास का बीज मंत्र छिपा था। चारधाम सड़क परियोजना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, बागेश्वर टनकपुर रेल परियोजना, देहरादून दिल्ली हाईवे व अन्य विकास परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद राज्य में पर्यटन के साथ धार्मिक तीर्थाटन भी बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की केदारनाथ यात्रा को राजनीतिक बताकर विपक्ष भले ही उसकी नुक्ताचीनी कर रहा हो, लेकिन मोदी ने किसी भी राजनीतिक पार्टी पर हमला नहीं किया। करीब 1 घंटे के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने तमाम मुद्दों को उठाया, लेकिन सियासी हमलों से दूरी बनाकर रखी। तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जब केदारनाथ की त्रासदी का जिक्र कर रहे थे, उस दौरान वे भावुक हो गए। खुद को संभालते उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों पर कहा कि कोई इंसान इसका क्रेडिट नहीं ले सकता, ईश्वर की कृपा ही इसका हकदार होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि विश्वास का साकार होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा संतोष होगा। यह विश्वास केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को आकार दे रहे मजदूरों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मजदूर भाई बहनों ने बर्फबारी व विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच निर्माण कार्यों को जारी रखा, जो अपने आप में विशेष है। केदारनाथ से जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जून 2013 की आपदा में बिखरे हुए केदारनाथ को देखकर लोग सवाल पूछते थे कि क्या कभी ये धाम फिर से खड़ा हो पाएगा। तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, मुझे यहाँ की पीड़ा खींच लाई। आपदा के बाद तस्वीर भयावह थी, लेकिन मेरे अंदर से आवाज आई कि एक दिन केदारनाथ और अधिक आन बान और शान से खड़ा होगा। मुझे इस क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिलेगा, यह मेरा परम सौभाग्य है। मेरे पास गुजरात में भूकंप से तबाह हुए कच्छ को संवारने का अनुभव था, इसलिए मैं केदारनाथ के सशक्त रूप से खड़े होने का प्रति आश्वस्त था। केदारनाथ के रावल स्थानीय तीर्थ पुरोहितों के सकारात्मक रवैये के कारण यहाँ पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो चुका। तो उत्तराखंड में 4 धामों में से 2 केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट आज बंद हो चुके हैं। केदारनाथ धाम के कपाट आपको बताते चले सुबह 8:30 बजे बंद हो चुके हैं, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट आज दोपहर 12:15 के आसपास बंद किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि विधिवत पूजा अर्चना के साथ ये कपाट बंद किए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को बंद होंगे। 4 धाम के मंदिर हर साल सर्दियों में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इससे पहले शुक्रवार को गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर्व पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ 11:45 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। मंदिर समिति के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। गंगोत्री मंदिर समिति के सह सचिव राजेश नौटियाल ने बताया कि धाम के कपाट पुरोहितों द्वारा विधि विधान के साथ शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए। इसके बाद मां गंगा की भोगमूर्ति लेकर उत्सव डोली मुखबा गांव के लिए रवाना हुई और जहां शीतकाल के दौरान उसकी पूजा की जाएगी। और इस साल भी कोविड के कारण देर से शुरू हुई यात्रा में 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु गंगा दर्शन के लिए पहुंचे। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया है कि 18 सितंबर से अब तक 32,948 से अधिक तीर्थयात्रियों ने गंगोत्री पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए। बताते चले कि बद्रीनाथ के कपाट 20 नवंबर को बंद हो जाएंगे।
तो उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने समेत अन्य मांगों को लेकर केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के माध्यम से पीएम मोदी को ज्ञापन सौंप दिया है। उनका कहना है कि केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य वास्तुशास्त्र के हिसाब से किए जाएंगे, साथ ही तीर्थ पुरोहितों के लिए भवन बनाकर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 30 नवंबर तक देवस्थानम बोर्ड को लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन मांग पूर्ति तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ भ्रमण के दौरान तीर्थ पुरोहितों के प्रतिनिधिमंडल को मंच पर जगह दी गई थी और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के माध्यम से MI-17 हेलीपैड पर प्रधानमंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा। केदार सभा के अध्यक्ष विनोद शुक्ला, महामंत्री कुबेरनाथ पोस्ती, लक्ष्मीनारायण जुगराण, उमेश चंद्र पोस्ती का कहना है कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले केदारनाथ में जो कार्य चल रहे हैं वे उनका विरोध नहीं कर रहे, बस इन कार्यों को वास्तु के हिसाब से किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही धाम में जो भी कार्य हो रहे हैं उन्हें विश्वास में लिया जाएगा। उन्होंने केदारनाथ में 2019 से पहले ही व्यवस्था बहाल करने पर जोर दे दिया। केदारपुरी पहुंचे पीएम मोदी की बातों ने तो तीर्थ पुरोहितों को खूब लुभाया, लेकिन देवस्थानम एक्ट को लेकर कोई बात न करने से वह निराश जरूर नजर आए। तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को एक ज्ञापन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 दिवसीय केदारनाथ दौरे से पहले जिस तरह से तीर्थ पुरोहितों ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का विरोध किया था, उससे सरकार के हाथ पांव फूल गए थे। पहले कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को माहौल शांत करने के लिए भेजा गया, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतरना पड़ा। तो दीपावली के मौके पर राजधानी दून के अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, काशीपुर और रुद्रपुर जैसे शहरों में हुई आतिशबाजी के चलते इन शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दून में आपको बताते चले दीपावली के दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 348 तक पहुंच गया। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में हुई आतिशबाजी से AQI 321 दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पूर्व यह 219 दर्ज किया गया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि ऋषिकेश का AQI 257 हो चुका है और काशीपुर 268 पर पहुंच चुका है। लगातार AQI जो है अपने खराब स्तर पर पहुंचता जा रहा है। देहरादून में आपको बताते चले AQI लगातार खराब हो रहा है। अधिकतम AQI 327 दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पूर्व यानी कि बृहस्पतिवार को AQI नेहरू कॉलोनी में 154 व घंटाघर में 214 दर्ज किया गया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि मौसम बदलने के साथ साथ हवा जो है वो लगातार उत्तराखंड की भी जहरीली होती जा रही है, जिसको देखते हुए वायु प्रदूषण की निगरानी 11 नवंबर तक अब कर दी गई है। जहां तक दीपावली पर आतिशबाजी के चलते प्रदूषण स्तर में हुई बढ़ोतरी में का सवाल है, तो इस पर भी नजर बनी हुई है। तो अंधविश्वासों के चलते तांत्रिक उल्लू के अंगों से साधना करते हैं। ऐसे में राजाजी टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में उल्लू के शिकारी सक्रिय हो जाते हैं। इसके लिए टाइगर रिजर्व के सभी 10 रेंजों में गश्त बढ़ा दी गई। इस बार संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से शिकारियों की निगरानी की जा रही है। टाइगर रिजर्व बेशक DK सिंह ने बताया है कि चीला, मोतीचूर समेत सभी रेंज में शिकारियों की कड़ी निगरानी की जा रही है। शिकारियों को समय रहते धर दबोचा जा सके, इसके लिए टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों के ग्रामीणों की मदद दी जा रही है। उन शिकारियों पर भी पैनी नजर रख रहे हैं जो पूर्व में वन्यजीवों के शिकार या फिर उल्लुओं के शिकार के मामले में पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने उल्लुओं को लुप्तप्राय श्रेणी के पक्षियों में शामिल कर लिया। उल्लुओं भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। इनके संरक्षण के लिए केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से तमाम योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भी उल्लुओं को शिकार करते पकड़े जाने पर 3 साल की जेल, 25,000 रुपए का जुर्माना का प्रावधान दिया गया था। तो देहरादून के चक्राता में हुए हादसे ने सड़क सुरक्षा पर सरकार के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी। इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है। पहाड़ की घुमावदार सड़कों पर हादसों की जांच के बाद आपको बता चले सरकार मरने वालों को, आश्रितों को मुआवजा तो दे देगी, लेकिन हादसे ही ना हो इसके लिए प्रभावशाली कदम उठाए जाने की अब दरकार है। कहने को भारी भरकम अमला है वाहनों और लाइसेंस की जाँच और ओवरलोडिंग रोकने के लिए, लेकिन हर बार हादसों के बाद सरकार जाँच के बाद मुआवजे बांटने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेती है।
हालात पहले जैसे रहते हैं और वे वजह भी बदस्तूर मौजूद रहती हैं जिनसे हादसे होते हैं। सड़क सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद उत्तराखंड की सड़कों पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। शायद ही साल का कोई महीना हो जब ऐसे हादसे नहीं होते हों। राज्य की ग्रामीण सड़कें तो बेहद घातक और जानलेवा साबित हो रही हैं। सड़कों हादसों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाते हैं तो वो चिंता में डाल देते हैं। परिवहन विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 6 सालों में सितंबर महीने तक उत्तराखंड में 7,993 हादसे हो चुके हैं, जिनमें 5,028 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 5 सालों को तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि उत्तराखंड हर साल औसत 1,322 सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें 838 लोग मारे जा रहे हैं। सड़क हादसे में मारे जाने वाले लोगों के आश्रितों को 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है। गंभीर रूप से घायल को 40,000, साधारण घायल को 10,000 देने का व्यवस्था है। हादसे में मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों के लिए 50-50 हजार रुपए और घायलों के लिए 25-25 हजार की घोषणा की है। उत्तराखंड में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ देहरादून के विकासनगर के पास बुल्हाड़ बायला रोड पर एक बस खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बस में सवार सभी ग्रामीण एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। आपको बताते हुए चकराता के एसडीएम ने बताया है कि हादसे के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें रवाना हो गई थी और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन का काम आसपास के ग्रामीण चला रहे थे। पुलिस ने जानकारी दी है कि हादसे के पीछे ओवरलोडिंग की वजह हो सकती है। बस छोटी थी जिसमें 25 लोग सवार थे। कहा जा रहा है कि जिस रूट से ये बस निकल रही थी वहां ज्यादा बस नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग एक ही बस में सवार हो गए थे।